नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, जहां सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी नफा नुकसान का आकलन करके राजनीतिक दल अहम फैसले ले रहे हैं। पहले उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां बीजेपी ने एक बार फिर सीएम बदल दिया। उत्तराखंड में बीजेपी ने नया सीएम चुन लिया है। इस बार बीजेपी ने युवा चेहरे और खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी पर अपना भरोसा जताया है। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में पुष्कर सिंह धामी को नया नेता चुन लिया गया, यानी अब वो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। निवर्तमान सीएम तीरथ सिंह रावत ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव किया। 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी की युवाओं में पैठ मानी जाती है। धामी ने छात्र राजनीति के जरिए सियासी सीढ़ियां चढ़ी हैं। एक साधारण परिवार से आने वाले पुष्कर सिंह धामी राज्य की सबसे ताकतवर कुर्सी पर पहुंचे हैं, यानी बीजेपी ने एक बार फिर जमीनी कार्यकर्ता पर अपना भरोसा जताया है। विधायक दल की मीटिंग में नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने आला कमान का आभार जताया और विकास कामों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं उत्तराखंड के नए सीएम। मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। ये बताइए, मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है। इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिताकर लाना? देखिए, चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। उत्तराखंड के नए सीएम कह रहे हैं चुनौती स्वीकार है और पार्टी को अब आगे ले जाएंगे, चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। पुष्कर सिंह धामी आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। दरअसल उत्तराखंड के निवर्तमान सीएम तीरथ सिंह रावत 4 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। संवैधानिक मजबूरियों के कारण बताया जाता है उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके पीछे है संविधान का अनुच्छेद 164 और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 151। इन 2 कानूनों का हवाला दिया जा रहा है। दरअसल पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 151A में उपचुनाव के बारे में प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद की खाली सीटों पर चुनाव आयोग 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराएगा। इसी कानून की धारा 151A के तहत 1 साल या ज्यादा का कार्यकाल बचा हो तभी उपचुनाव कराए जा सकते हैं। अगर 1 साल से कम का कार्यकाल बचा है विधानसभा का, लोकसभा का, तो फिर उपचुनाव नहीं कराना चाहिए। उत्तराखंड की मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में अब 8 महीने ही बचे हैं, इसीलिए धारा 151A के कारण उपचुनाव की नौबती नहीं आ पाई। तीरथ सिंह रावत फिलहाल संसद के सदस्य हैं। उन्हें सीएम पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर, यानी 10 सितंबर से पहले विधायक बनना जरूरी था। चूंकि उपचुनाव होने की कोई उम्मीद अब बची नहीं थी, इसलिए संवैधानिक मजबूरी में तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे में संविधान का अनुच्छेद 164 भी अहम कारण बना, जिसमें प्रावधान है कि शपथ के 6 महीने के अंदर, जी हां, जब सीएम की आप शपथ लेते हैं उसके 6 महीने के अंदर आपको उस सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है, या फिर विधान परिषद भी आप जा सकते हैं, या जैसे लोकसभा में आप अगर पीएम बने राज्यसभा भी जा सकते हैं। 6 महीने में सदन का सदस्य न बनने पर इस्तीफा देना पड़ेगा। इन्हीं संवैधानिक मजबूरियों के चलते तीरथ सिंह रावत को कुर्सी छोड़नी पड़ी और पुष्कर सिंह धामी को अब उत्तराखंड का नया सीएम बनाया गया है। इस बीच उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी आज अचानक सियासी हलचल तेज हो गई। आज यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई, जब अचानक यह तस्वीर सामने आई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अचानक समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए।
संजय सिंह ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात से एसपी और आपके गठबंधन की सुगबुगाहट अचानक तेज हो गई। हालांकि मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा वो तो अखिलेश को जन्मदिन की बधाई देने आए थे, लेकिन उन्होंने यह भी माना सियासी बातचीत भी हुई है। अखिलेश से मुलाकात के बाद संजय सिंह से बात की मेरे सहयोगी अशोक तिवारी ने, जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटी हुई है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, हालांकि ये बात आप लोग पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर आप लोग विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितनी सीटों को चिन्हित किया है? सभी 403 सीटें या कुछ सीटें चिन्हित की गई हैं? देखिए, अभी जो हमारा अभियान पहला शुरू होने जा रहा है वो 8 जुलाई से 8 अगस्त तक 1 करोड़ सदस्य हम लोग बनाने का लक्ष्य रखे हुए हैं। 403 विधानसभाओं में 25,000 सदस्य हर विधानसभा। तो इस लक्ष्य के साथ काम शुरू करने जा रहे हैं। 8 जुलाई से 8 अगस्त तक अभियान चलेगा। इसमें अलग अलग जोन के लिए हमारे प्रभारी भी बनाए गए हैं। 403 विधानसभाओं के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है ये समय के साथ हमारा पार्टी का जो नेतृत्व है वो तय करेगा। अकेले लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में या गठबंधन के साथ? देखिए, अभी कोई इस पे अंतिम फैसला नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूं कि हम अपने संगठन निर्माण और 403 विधानसभाओं में पार्टी का गठन करने में लगे हुए हैं। अच्छा संजय जी, आज आपकी मुलाकात अखिलेश यादव जी के साथ हुई है। हालांकि आपने कहा कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए गए थे, तो क्या वाकई बधाई देने गए थे या कुछ और बात है? नहीं, जो मैंने कहा है वही मेरा बयान है। 1 तारीख को मैं यहाँ पे था नहीं, प्रयागराज में कार्यक्रम था जिस दिन उनका जन्मदिन था, तो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने और शिष्टाचार की ये मुलाकात थी। पहले भी मैं अखिलेश जी से मिलता रहा हूँ, कोई ये पहली मुलाकात नहीं है। तो अभी तक जो जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ इतनी ही बात है। और कोई बातचीत नहीं हुई राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर? जब हम लोग वहाँ बैठे तो जरूर बहुत सारी और भी बातें हुई। अब जैसे पंचायत का जिक्र आपने किया, निश्चित रूप से इस पर भी बातचीत हुई। यादव जी ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि वो तमाम सारे दलों के साथ गठबंधन करके भी चुनाव में जाएंगे, गठबंधन करेंगे वो। तो गठबंधन को लेकर भी कोई बातचीत हुई? कुछ ऑफर आपने दिया या उन्होंने दिया आपको? नहीं, और कोई उस दिशा में कोई बातचीत नहीं। आगे होगी? अब आगे जब होगी तो आपको जरूर बता देंगे। अच्छा, इधर जब से आप उत्तर प्रदेश में हैं, हम लोग आपकी सक्रियता देखते रहते हैं। बीते दिन तो तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से आप मिले, ओम प्रकाश राजभर से मिले और तमाम सारे लोगों से मुलाकात आपकी होती रही है। तो क्या गठबंधन का एक स्वरूप बनाया जा रहा है, कोशिश हो रही है बनाने की? हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी से भी 2 बार मुलाकात हुई और उसमें भी जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम है, किस तरह से पिछड़ों और वंचितों के साथ ये सरकार द्वेषपूर्ण भावना से काम कर रही है, उन तमाम मुद्दों पर भी उनसे बातचीत हुई। ओवैसी जी के साथ लड़ेंगे चुनाव उत्तर प्रदेश का? नहीं, ओवैसी जी तो कहीं हमारे दूर दूर तक कोई संपर्क में ही नहीं है। हाँ। बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल गठबंधन पर किसी भी दल से कोई बातचीत नहीं हुई है। अखिलेश यादव जी से जो आज मुलाकात हुई है वो सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात हुई है। जन्मदिन की बधाई देने के लिए वो गए थे। हालांकि संजय सिंह जी की मुलाकात के कई सारे सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। यानी विधानसभा चुनाव से करीब 8 महीने पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक आज गर्मी देखने को मिल रही है। इसीलिए राष्ट्र की बात में मेरा आज का सवाल, बीजेपी को क्यों बदलना पड़ा अपना सीएम? और योगी के खिलाफ क्या साथ आ गए हैं केजरीवाल और अखिलेश? इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस होगी। मेरे साथ आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ आशुतोष हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। मोहम्मद अमीन साहब हैं, इलेक्शन कमीशन में काम कर चुके हैं सीनियर लेवल्स पर। अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी से आ गए हैं। गुरदीप सप्पल कांग्रेस की तरफ से आ गए हैं और सतीश लखेड़ा आ गए हैं बीजेपी से। उत्तराखंड बीजेपी के नेता हैं सतीश लखेड़ा। आप सभी का स्वागत है। आशुतोष, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आशुतोष, छोटे राज्यों में बहुत जल्दी जल्दी सीएम बदलने की परंपरा हमने कई राज्यों में देखी है। ऐसे ही चलता रहता है कुछ ही महीनों में। गोवा में तो सरकारें बहुत जल्दी जल्दी बदलती थी, पर उत्तराखंड में ये जब से नया राज्य बना है उसके बाद देखते हैं हर 2 साल में सीएम बदल जाता है, हर 1 साल में बदल जाता है। कुछ तो ऐसे रहे जो 2-3 महीने, जैसे हमारे करंट सीएम ये अभी जा रहे हैं बाहर। ये उत्तराखंड में इस बार सीएम बदलने की नौबत क्यों आई है आशुतोष? देखिए मालिक, पहली बात तो ये बता दूं कि पिछले लगभग 12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 8 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दिए हैं।
अगर आप नित्यानंद स्वामी से शुरू करें, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, उसके बाद बीसी खंडूरी, खंडूरी के बाद फिर निशंक, निशंक के बाद फिर खंडूरी, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत, और अब ये। तो अगर आप 12 साल के अंतर्गत, तो 12 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, अगर आप 8 मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। या तो वहां टैलेंट की कमी है, या फिर वहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अनुशासन की कमी है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि आप पिछले 12 सालों में वहां कोई कद्दावर नेता ऐसा खड़ा नहीं कर सकते जो पूरा एक टर्म पूरा करे। इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत अकेले ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने तकरीबन 4-4.25 साल एक मुख्यमंत्री के तौर पर वहां काम किया है। लेकिन उनको क्यों अचानक हटा के तीरथ सिंह रावत को लाया गया, और तीरथ सिंह रावत के बाद अब बिल्कुल एक नए आदमी पुष्कर सिंह धामी को लाया गया है, यह समझ के परे की बात है। इसका एक ही अर्थ समझ में आता है, या तो आपके पास टैलेंट है नहीं, या फिर आप ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो आला कमान के हिसाब से काम करे। बिल्कुल इसी तरीके की गलती आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जब विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया था तब हुई थी। उस वक्त हरीश रावत का बड़ा क्लेम था, लेकिन हरीश रावत के क्लेम को नजरअंदाज करके विजय बहुगुणा को बनाया गया, और तब सब लोग भौचक्के रह गए थे। तो राजनीति के अंदर जो स्थानीय नेताओं को बड़ा न बनाने की जो परंपरा है, वो कांग्रेस पार्टी में तो बड़ी मजबूत थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में भी दिखाई पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो बदलाव किया गया है, ये बदलाव इसलिए किया गया है कि तीरथ सिंह रावत को, जो अगर कोई भी आला कमान अगर तीरथ सिंह रावत को एक मुख्यमंत्री, मैं किसी उनके असम्मान की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक सांसद है, मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री पब्लिक स्पेस में है तो उनका इवेल्युएशन भी होगा। एक मुख्यमंत्री के तौर पर पिछला 3.5 महीने जो था, वो दिखाता था उनके पास ना तो साइंटिफिक टेम्पर है, ना उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, ना ही उनके पास पॉलिटिकल समझ है, और ना ही वो सबको साथ लेके चल सकते। अन्यथा कोई कारण नहीं कि 3.5 महीनों के अंदर आपको बदल दिया जाए। आशुतोष, ये तो पार्टी की तरफ से तो कहा जाता है कि संवैधानिक संकट ना आ जाए इसलिए उनको हटाया गया, क्योंकि सबको पता है जब आप सीएम बनते हैं 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। विधान परिषद उत्तराखंड में है नहीं, और अब जब 1 साल से कम समय का कार्यकाल बचा है विधानसभा का, ऐसे में उपचुनाव हो नहीं सकता, इसीलिए उनको यह पद छोड़ना पड़ा और एक सिटिंग एमएलए को सीएम बनाया गया। मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के विवेक पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन जब आप तीरथ सिंह रावत को बना रहे थे तो क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके लिए अब दोबारा चुनकर आना मुश्किल हो पाएगा? तो तब तो बहुत सारे लोग इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे, तब तो बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या चाणक्य बुद्धि अख्तियार की है। तो इसमें तीरथ सिंह रावत की कोई गलती नहीं। अगर गलती है तो भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की है, जिन्होंने तीरथ सिंह रावत को बनाने के पहले सोचा नहीं। अब आज की तारीख में अगर आप पुष्कर, दूसरी बात क्या है, आपने एक पूरे प्रदेश को तश्तरी में कांग्रेस पार्टी को सौंप दिया है। अब कांग्रेस पार्टी अगर फिर भी नहीं जीत पाती है तो प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी के साथ है। अच्छा, देखिए गुरदीप मुस्कुराए अभी इस बात पर जब आपने कहा कि प्लेट में रखकर उत्तराखंड दे दिया। सतीश लखेड़ा, बताइए भाई, क्यों बदल दिया आपने इतनी जल्दी सीएम? 3-3, 4-4 महीने में सीएम बदल रहे हैं। अभी आशुतोष जी ने जो कहा वो उनका अपना नजरिया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी नेतृत्व को परिवर्तन किया है, कोई चेहरा बदला है, यह हमारे पार्टी की अंदरूनी एक निर्णय होगा। कांग्रेस में भी होता रहा है और पहली बार नहीं हुआ है। जहां तक अरे मुख्यमंत्री बदल रहे हैं उसे अंदरूनी निर्णय मत बोलिए। नहीं, एक सेकंड सतीश 1 सेकंड देखिए, सुनिए, मुख्यमंत्री जो होता है ना, ये पार्टी अध्यक्ष की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मुख्यमंत्री लोगों का चुनावा होना चाहिए और चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसे इंटरनल मैटर मत बोलिए, इस पर डिबेट होगा, इस पर सवाल पूछा जाएगा। मैं मानक जी पहली बार नहीं हुआ, मगर दूसरी, मैं आपसे मेरी बात सुनेंगे आप। हाँ, कि मार्च में तीरथ सिंह रावत जी ने शपथ ली। हाँ, और 5 मई को यह निर्णय हुआ कि चुनाव आयोग कोई भी बाई इलेक्शन नहीं करेगा। हाँ। अब कोरोना के कारण अब 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनने की बाध्यता है। वो सांसद हैं, चुनाव हो नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मजबूरी है, भले ही आप आशुतोष जी उसे नहीं माने, उन्हें राजस्थान के झगड़े न दिखाई दें और पंजाब के नहीं दिखाई दें, गुटबाजियां नहीं दिखाई दें, वो तस्तरी में यहाँ सौंप रहे हैं। कोई बात नहीं, शुभकामनाएं आपको। मगर पुष्कर सिंह धामी हमारे युवा चेहरे हैं, डायनेमिक चेहरे हैं, संगठन से आए हैं, 2 बार के विधायक हैं, संगठन के सभी जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः डबल इंजन की सरकार है और पुनः हम सरकार में वापसी करेंगे। ओके, सतीश 1 सेकंड, मैं वापस पॉलिटिकल डिबेट पर, चर्चा पर अभी कुछ ही सेकंड में लौटूंगा। आपके पीछे ना बहुत खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है सतीश लखेड़ा जी। मैं उत्तराखंड की जो राजधानी है गैरसैंण में हूँ।
अरे वाह, क्या बात है। देखिए पहाड़ दिखाई दे रहे हैं पीछे और जबरदस्त खूबसूरत साफ हवा और मौसम। इसीलिए आपको मैंने फुल स्क्रीन रखा है, मेरे पैनलिस्ट भी देख लें और मेरे दर्शक भी देख लें। देखिए मौसम क्या जबरदस्त है वहां का। आइए जी, क्या बात है, खूबसूरत। लेकिन अब आशुतोष जी आप भी आइए, हमारे मेहमान बनिए आशुतोष जी। आएंगे। नहीं, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हाँ। अच्छा, अब मेरा सवाल अगला ये है सतीश, क्या तीरथ सिंह रावत को उनके बेहुदा बयानों के लिए हटाया गया है? उनके कुछ एक बयान ऐसे हैं जैसे वो कह रहे थे फटी हुई लड़कियां फटी हुई जीन्स पहनती हैं, उनके घुटने दिखते हैं, ये कैसे संस्कार हैं? इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की तुलना वो श्री राम से कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं जिन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा किए उन्हें लॉकडाउन के दौरान सरकार से ज्यादा राशन मिला। फिर इसके अलावा वो कुंभ और कोरोना पर, याद है ना आपको, कुंभ में कह रहे थे मां गंगा का बहाव सब कोरोना को बहा ले जाएगा, याद है ना आपको? जी। तो इसकी वजह से तो नहीं हटाया गया कहीं उन्हें? नहीं, तीरथ जी के बयानों को किस संदर्भ में किस मानक पे लिया गया ये अलग विषय है, मगर वर्तमान में संवैधानिक बाध्यता थी और वे सदन के सदस्य 6 महीने में नहीं बन सकते थे, ये सबके सामने है। उन्होंने कल अपना जो अंतिम उन्होंने पत्रकार वार्ता मुख्यमंत्री के रूप में की थी उसमें भी ये विषय रखा था और आप यहाँ पैनल में बड़े जानकार लोग बैठे हैं, वो भी इस बात बारे में सहमत होंगे। नहीं, तो अगर 1 साल का से कम का कार्यकाल बचा है तो आपने ये पहले क्यों नहीं सोचा? यही तो आशुतोष कह रहे हैं, यही सवाल है, आपको पहले ये सोचना चाहिए था। एक साल का विषय नहीं था। 5 मई को चुनाव आयोग ने बाई इलेक्शन न कराने का एक जो नियम बनाया कि वो कोरोना के चक्कर में नहीं कर सकते हैं, और दूसरा ये जो नया संकट आया, इस संकट को देखते हुए जब संवैधानिक बाध्यता है तो मजबूरी है कि हमें चेहरा बदलना पड़ेगा। अच्छा, मोहम्मद अमीन साहब बैठे हैं, अभी क्लियर कर देंगे संवैधानिक स्थिति क्या है। मोहम्मद अमीन साहब बताइए जरा, उत्तराखंड में क्या संवैधानिक संकट की वजह से आपको लगता है सीएम बदलना पड़ा? और इलेक्शन कमीशन ने जो ये उपचुनाव न कराने का फैसला किया, क्या ये कोविड की वजह से किया है? देखिए, सवाल ये है कि और 21 को नए सीएम ने अपना शपथ लिया था, शपथ ग्रहण का समारोह हुआ था, उसके बाद इनके पास पूरा समय था इलेक्शन कराने का, बाई इलेक्शन करा सकते थे। लेकिन क्या हुआ है कि जो कहा जा रहा है कि ये इनके पास समय नहीं था, समय था, और बल्कि इनके पास 2 सीटें खाली थी, गंगोत्री और हल्द्वानी की। लेकिन हुआ क्या कि इस वक्त बहुत ज्यादा जो सेकंड पैंडेमिक जो हुआ उसकी वजह से और बहुत ज्यादा चर्चा रही बंगाल के चुनाव में और जो दूसरे चुनाव हुए थे उसकी वजह से हाईकोर्ट जो अपना निर्णय लिया चेन्नई का, उस बेस को रखते हुए कई बातों को सोचते हुए चुनाव आयोग ने कहा भाई जब तक हमें क्लियरेंस पूरी नहीं मिल जाती है कि हमारे जो हमारे वोटर्स हैं स्वस्थ रहेंगे, बीमारी बिल्कुल नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग ने 5 मई को जो अपना घोषणा किया कि हम अभी बाई इलेक्शन जो कुछ पार्लियामेंट के भी थे और असेंबलीज के भी थे उनके हम अभी चुनाव नहीं कराएंगे। उसी में ये बात सम्मिलित हो गई कि यहाँ का चुनाव अभी नहीं किया जाएगा, ये बात थी। अदरवाइज इनके पास पूरा समय था बाई इलेक्शन कराने का और कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि ना होता, क्योंकि अभी भी इनके 8 महीने बचे हुए हैं। हमारा जो संविधान कहता है वो सिर्फ 6 महीने का है, कि अगर 6 महीने रह जाते हैं तो हमारा बाई इलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, ओके, यानी ये 1 साल वाला जो ये जो बाकायदा कानून में लिखा हुआ है 1 साल वाला नियम नहीं है? नहीं, ये 6 मंथ की बात है। ये अपना इलेक्शन कमीशन का अपना संविधान है, अपनी पावर है, उसको यूज अगर करेगा तो ओनली 6 मंथ लागू होते हैं, साल भर का नहीं है। अच्छा, ओके, इसका मतलब ये हुआ सर, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी की कुर्सी भी फंस जाएगी क्योंकि उनको भी एमएलए बनकर विधानसभा में जाना है, उनके पास थोड़ा और टाइम है लेकिन उनको भी इसी साल एमएलए बनना है, लेकिन वहां की विधानसभा का कार्यकाल पूरा बाकी है अभी, तो वहां की स्थिति अलग है क्या? नहीं, अभी क्या है कि अभी ये डिसीजन लिया जाएगा कि अभी स्थिति क्या है। अभी थर्ड पहले भी बात हो रही थी कि अभी तीसरा आ जाएगा प्रकोप कोरोना का। अगर स्थिति सही रही तो हमारे कुछ बाई इलेक्शन हैं, एमपीज के भी, एमएलए के भी और बंगाल को भी देखेंगे। और यहाँ तो अब स्थिति आई रही कि यहाँ पे इलेक्शन कराया जाए क्योंकि उनका अपना एमएलए हो गया है, तो बाई इलेक्शन तो साथ में ही होंगे जो दोनों होने। ओके, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे? गंगोत्री का आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये मानक मेरे पास 5 मई का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है जिसका पैराग्राफ 2 बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि अगर कोई वैकेंसी खाली होती है तो विदिन 6 मंथ उसको भरना होता है। लेकिन अगर अगले चुनाव में 1 साल या उससे ज्यादा का वक्त होता है तब, यानी 1 साल का जो पीरियड है ये मैंडेटरी, अगर 1 साल से कम का पीरियड अगर होता है तब बाई इलेक्शन नहीं होता, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। दूसरी बात,
जो इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि अगर अगर अप्रोप्रिएट टू होल्ड बाय इलेक्शन अगर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है पैंडेमिक की सिचुएशन, तो सरकार से अब यह बात होनी चाहिए कि जब 4 लाख कोरोना पर डे हो रहे थे और आज जब 40,000 हुए हैं, तो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ या इंप्रूव नहीं हुआ, यह भारत सरकार को कहना, मुझे नहीं कहना है। नहीं आशुतोष, नहीं, लेकिन एक सेकंड इस पर देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शन करा लेता तो हम ही लोग खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को घेर रहे होते, हम कहते भाई क्यों चुनाव करा रहे हो, क्यों चुनाव करा रहे हो। मानक मैं तो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है उसको पढ़ रहा हूं, मैं कुछ और नहीं पढ़ रहा हूं। हाँ। अपने से कुछ नहीं कह रहा हूं। द कमीशन हैज रिव्यूड द मैटर टुडे एंड हैज डिसाइडेड दैट ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ द सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री, इट वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट टू होल्ड बाय इलेक्शन टिल द पैंडेमिक सिचुएशन significantly improved. ठीक है, conditions become conducive to hold these by elections. ठीक है, ओके। इलेक्शन कमीशन कह रहा है सिग्निफिकेंटली। अब 4 लाख कोरोना जब आ रहे थे और आज जब 40,000 हो रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इलेक्शन कमीशन मानता है या नहीं मानता है, ये सवाल है। और ये भारत सरकार क्योंकि भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने कोरोना पे कंट्रोल पा लिया है और हम बहुत हद तक बेहतर काम कर रहे हैं। तो आज की स्थिति में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है या नहीं इंप्रूवमेंट है, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है। नहीं, लेकिन ये तो हम सबको भी मिलकर तय करना पड़ेगा आशुतोष, कि कितने केसेस रह जाएं जब बाई इलेक्शन करवाया जा सके। नहीं आशुतोष, देखिए इस पर हम सबको सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो फिर हमारे निशाने पर आ जाएगा, क्योंकि बंगाल में भी उपचुनाव कराना है, अभी बंगाल में भी कराना है। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को आपके सामने रख रहा हूं, इसमें मेरा कोई एनालिसिस नहीं है। अगर कोरोना महामारी अगर 1/10 हो जाती है, तो ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इलेक्शन कमीशन मानता है या नहीं मानता, ये सवाल है। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन बताइए। मोहम्मद अमीन साहब बताइए, मुझे पता है आपको जाना भी है। मानक जी, हाँ बोलिए। मानक जी, याद होगा आपको कि जब बिहार के चुनाव हुए थे, उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया था, तो सरकार पे भी आरोप लग रहे थे, साथ में इलेक्शन कमीशन पे आरोप लग रहे थे। यही हमारे आशुतोष भाई ने भी इस बात उठाया था उस वक्त। ये तो हमारा रिव्यू ऑर्डर पढ़ रहे हैं, जब हमने आपको बताया था चर्चा में कि जब मद्रास हाईकोर्ट ने पास किया अपने ऑर्डर्स, वर्बल ऑर्डर्स में कहा कि इनके खिलाफ जो है मर्डर का केस चलना चाहिए अफसरों के खिलाफ। देखिए, मैंने उस वक्त भी यही कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा था कि ये चीज जाएगी सुप्रीम कोर्ट तक, और गई भी, और इस बात को रिव्यू किया इलेक्शन कमीशन ने, मद्रास हाईकोर्ट को, कलकत्ता हाईकोर्ट से, और जनता की आवाज और सब पार्टियों की बात सुन के, अपोजिशन की। उसके बाद ये 5 मई का जो डिसीजन है वो उनके ऑर्डर है, रिव्यू ऑर्डर, उसमें ऐसा किया जाए। लेकिन क्या है, अभी सरकार को देखना है, जनता को देखना है कि स्थिति क्या है। अगर अच्छी है तो इलेक्शन कमीशन तो तैयार है इलेक्शन कराने के लिए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने जब कहा था पेंडेमिक में, कोरोना में ये चुनाव कराकर इलेक्शन कमीशन के हाथ खून से रंग गए हैं, उस पर तो मर्डर का केस होना चाहिए, तब इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट के, मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को हटाने से इनकार कर दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया और हाईकोर्ट को हक था यह कहने का। इसीलिए इलेक्शन कमीशन इस बार बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेगा। गुरदीप सप्पल आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अनुराग भदौरिया। गुरदीप सप्पल, एक उत्तराखंड पर कमेंट करिएगा, क्या वाकई आपको भी लगता है उपचुनाव का अभी माहौल नहीं है? गुरदीप सप्पल। मानक जी, शुक्रिया, आप मेरे तक तो आए। ये तकनीकी मामला नहीं है। देखिए, एक सहमति उत्तराखंड में पूरी है कि मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी ने राहत की सांस ली है, वहां की जनता ने राहत की सांस ली है। वो इतने बड़े एम्बेरसमेंट बन चुके थे, यहां तक कि वहां के हाईकोर्ट ने राहत की सांस ली है। पिछले 15 दिन में हाईकोर्ट ने जो उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिए, या नेशनल मीडिया ने बहुत कवर नहीं किया है, ये बोला कि क्या डोंट फूल दी कोर्ट, ये बोला कि कोर्ट के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलना बंद कीजिए, ये बोला कि कोरोना में डेथ उत्तराखंड में हुई है वो राज्य सरकार की तैयारी में कमी की वजह से हुई है। तो इतनी सारी वहां पे बातें हो रही थी, फेक टेस्टिंग का इशू था, उनके अपने बयानबाजी थी। तो टेक्निकल सवाल तो बहुत बाद में आता है। इस इस्तीफे के साथ सबने राहत ली, बीजेपी ने, जनता ने, और खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने ली, क्योंकि उनके पास मौका था सल्ट विधानसभा में चुनाव लड़ने का। 3 मई को चुनाव हुआ था, उपचुनाव, तब तक वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने चुनाव को फेस नहीं किया। अब क्यों नहीं किया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हमारा आकलन ये है कि अब भी वो चुनाव फेस नहीं करना चाहते थे, बीजेपी को असलियत मालूम थी। और अब जो नया मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया है, वो उनको हम बधाई देंगे, ऑफिशियल बधाई देते हैं कि एक युवा उम्र में वो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में बीजेपी 4.5 साल तक वो आंदोलन कर रहे थे कि मुझे मंत्री बनाइए, और बीजेपी ने 4.5 साल तक उनको मंत्री के लायक नहीं माना, उनको सीधे मुख्यमंत्री बनाया।
पिछले जो उनका सार्वजनिक जीवन है, सांगठनिक कार्यों को छोड़ दीजिए, तो प्रशासनिक अनुभव की बात करें, नीतिगत अनुभव की बात करें, आप पूरा गूगल छान लीजिए, कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक कार्य उनके बारे में नहीं मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने बनाया है, तो इसको तो बीजेपी खुद आने वाले दिनों में कर लेगी। एक से एक नगीने उन्होंने पहले भी निकाले हैं, उसके बारे में पूरे मीडिया ने पहले भी उसको मास्टर स्ट्रोक बोला था, अब फिर एक निकाल के लाए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। उनका कुल जमा अनुभव, 2 चुनाव जीते जरूर हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, उसका सम्मान जरूर है, लेकिन कुल जमा अनुभव जो उनका है वो केवल बड़े नेताओं के ट्वीट को रिट्वीट करने का है। वो रिट्वीट एमएलए के तौर पर जाने जाते थे, अब वो मुख्यमंत्री हैं। तो बीजेपी को 57 एमएलए, अब 56 है वहां पे, 57 जीते थे, में कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं मिला जो कि उत्तराखंड के राज्य को संभाल सके। इंपॉर्टेंट राज्य है, सीमांत प्रदेश है, सीमांत प्रदेश की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। वहां पे लगातार जिस तरह से बीजेपी लगातार चेहरे लाई है और लगातार फेल हुए हैं, वो बहुत बड़ा सवाल बीजेपी के स्ट्रक्चर पे खड़ा करता है। आशुतोष जी ने ठीक बोला था कि बीजेपी के पास वहां पे इस तरह का टैलेंट नहीं है कि जो राज्य को संभाल सके। ओके, ऑलराइट। मुझे दूसरी डिबेट पे भी आना है। आज संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, उसके क्या सियासी मायने हैं। टीएमसी से शुभंकर भट्टाचार्य भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब, एक कमेंट आपका लेकर फिर मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। क्या बंगाल में आपको लगता है कि उपचुनाव का अभी मौका है, माहौल है, हो पाएगा अक्टूबर तक उपचुनाव? देखिए ऐसा है कि हमको तो जो इलेक्शन का टाइम चाहिए वो टाइम अभी हमारा पूरा पर्याप्त है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्थिति भी इम्प्रूव हो रही है और वहां भी इलेक्शन कराए जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखना पड़ेगा कि उस समय स्थिति क्या होती है। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर अगस्त के बाद पोजीशन खराब हो सकती है, उसको भी देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा और गवर्नमेंट की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी कि स्थिति क्या है देश में, स्वास्थ्य की, कोरोना की और लोगों की। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन साहब। अब शुभंकर भट्टाचार्य आएंगे टीएमसी से, उससे पहले अनुराग भदौरिया आइए जरा। अनुराग भदौरिया, आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं क्या? अचानक संजय सिंह अखिलेश यादव की यह मुलाकात, आज सारे सियासी हलकों में बहुत जबरदस्त अटकलें चल रही हैं। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, इस बार बड़ी पार्टी से नहीं करेंगे, और आम आदमी पार्टी एक छोटा दल ही है यूपी में। मुझे लगता है कि ये 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी देश में आई है, मुझे लगता है संस्कृति संस्कार सब लोग भूल गए। अब संस्कृति संस्कार का तो कोई मतलब नहीं रहा है। अब कोई किसी से मिल ले, किसी के जन्मदिन पे, या मैं आपसे मिलने आ जाऊं आपके स्टूडियो में, तो इसके मतलब थोड़ी मैं न्यूज 24 ज्वाइन करने जा रहा हूं, या कोई किसी से शिष्टाचार बस मिलने जाएगा तो कोई थोड़ी कि वो उसके साथ गठबंधन करने जा रहा है। कमाल की बात होगी। मैंने भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने के बाद लोग की मानसिकता ही चेंज हो गई। मतलब हर जगह फायदा नुकसान की बात होने लगी। अब बेवजह किसी को जन्मदिन पे या किसी के फंक्शन है जाना, संजय सिंह को कह रहे हैं राजनीतिक चर्चा भी हुई है। संजय सिंह ने कहा है, कहीं तो मैं सुनवाऊं दोबारा। अच्छा, मेरी आपकी मुलाकात होगी तो हम बातें तो करेंगे ना, कौन सा चैनल अच्छा चल रहा है, आप अच्छा बोल रहे हैं। अरे आप और हम मिलेंगे तो बात अलग है ना, आप तो राजनेता हैं, मैं तो पत्रकार हूं। अच्छा मानिए कोई भी नेता हमें एयरपोर्ट पे मिलता है तो हम लोग आपस में बैठते हैं जब लॉन्च में, तो बातें क्या होंगी? यही तो बातें होंगी ना। देखिए, एयरपोर्ट पर मिलना इत्तेफाक होता है अनुराग भदौरिया, लेकिन किसी से खास तौर पर जाकर स्पेशली उसके ऑफिस में मिलना एक अलग बात है। तो हम भी सभी जाते हैं, किसी के जन्मदिन के या किसी का फंक्शन होता है, लोग मिलने जाते हैं। तो मना कर दीजिए, फिर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा, मना कर दीजिए। नहीं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार है कि आप किसी से मिलने कहीं भी किसी के घर जा सकते हैं उनके जन्मदिन पे, या कोई फंक्शन उनके घर में है। अनुराग, तो फिर मना कर दीजिए ना, गठबंधन नहीं करेंगे, केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं होगा, कह दीजिए। आपने आज की बात पूछी है, आज की बात आपने पूछी है कि क्यों मिले, किस लिए मिले, क्या होगा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति मिलता है तो आप उसको एक, देखो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है देश के अंदर, वो चाहती है कि हमारी बात ना हो पाए, हमारी जो नाकामी उस पर चर्चा ना हो पाए। हमने जो यहाँ पे 4.5 साल से यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में हमने तानाशाही चला रखी है, यहाँ आतंकी माहौल बना रखा है लोगों को। अच्छा अनुराग एक सेकंड, अनुराग आप ही को टाइम दे रहा हूँ, आप ही बोलिएगा। सुनिए ना, आपके पास सबसे आखिर में आया हूँ, आप ही बोलिएगा। पूरी बात हो जाए। अरे सुनिए ना, आप ही बोलिएगा, सवाल तो सुन लीजिए मेरा, आप ही बोलिएगा। सवाल मेरा बड़ा सीधा है, जरा कुछ अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली में कैसी सरकार चल रही है, उसके बारे में कुछ बोलिए, कुछ बताइए। केजरीवाल जी कैसे नेता हैं? देखिए, एक बात तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर में एक तानाशाही अपनाई है। भारतीय जनता पार्टी से ममता बनर्जी भी लड़ रही हैं, तो ममता जी के साथ हम लोग खड़े दिखाई दिए कि नहीं दिए, आप बता दीजिए मुझे। इस देश के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा हूं केजरीवाल क्या कर रहे हैं, ममता जी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है,
हम उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति करते हैं और हम विकास की राजनीति करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय विकास को, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कैसे इस देश से, प्रदेश से उखाड़ फेंकना है इसकी बात करते हैं। लेकिन किसी से किसी का मिलना, उसका भारतीय जनता पार्टी एक कहते हैं सुसुरिया छोड़ती रहे हमेशा, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी ने नई स्ट्रेटेजी अपना रखी है कि भैया ओवैसी ने क्या बोल दिया, राजभर ने क्या बोल दिया, बीएसपी ने क्या बोल दिया, फलाने ने क्या बोल दिया, इस पे डिबेट करवाती है। कमाल की बात है भाई, वो चाहती नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी पे डिबेट हो पाए। अरे आप कमाल करते हैं ना, एक सेकंड अनुराग, नहीं दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं। अनुराग रुकिए, एक मिनट रुकिए, अब एक मिनट रुकिए, नहीं एक सेकंड बात कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए, 10 मिनट रुकिए, अरे रुकिए, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे मेरी भी बात सुन लीजिए, अब मेरी भी बात सुन लीजिए थोड़ी सी। अनुराग, ये आप बहुत गलत करते हैं भाई। मान लिया आप उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, मान लिया आपने पूरे 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई थी, ये भी मान लिया। अरे भाई, लेकिन ये ओवैसी, राजभर, आम आदमी पार्टी और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां, ये कभी कभी इनका दिन होता है, उस पर डिबेट होनी चाहिए ना। क्यों नहीं उन पर डिबेट होनी चाहिए? आप कहते हैं उन पर डिबेट ही मत करिए, कमाल है। डिबेट नहीं, मैंने नहीं बोला उस पर डिबेट होनी चाहिए, वो आपस में आप डिबेट करवाते हो। अरे भाई, यहाँ पे सत्ता करवाता कोई, कमाल ये बताइए, खुद तो सारे आप आपस में अलग अलग लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। विपक्ष, नहीं मेरी बात सुनिए, आप सोचोगे मैं सवाल विपक्ष से पूछूं, अरे मैं विपक्ष में हूं, मैं सवाल सत्ता पक्ष से पूछूंगा कि विपक्ष के दूसरे साथी से पूछूंगा? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं आपसे आप विपक्ष से सवाल पूछिए, बिल्कुल नहीं। मैंने ये कहा जनरल सवाल क्या पूछा जाता है? अरे नहीं ना, रुकिए ना, क्या पूछा जाता है? अरे देखिए, उन्होंने ये बोल दिया, इसका मतलब आप जवाब दीजिए। अरे भैया, मैं सीधे सीधी मेरी बात सत्ता से है। सत्ता की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह का माहौल है, सत्ता की वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में लोगों की मौत हुई, ठीक है, ओके। सत्ता की नाकामी की वजह से यहाँ पे बेरोजगारी और ओके, इसका मतलब अनुराग, मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, आपकी बातों से मैं ये समझ पा रहा हूँ, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है यहाँ पे, सुनिए ना अनुराग, कानून व्यवस्था खराब हुई है, अनुराग, सत्ता से सवाल पूछेंगे। अनुराग, मैं आपकी बातों से ये समझ पा रहा हूं कि जो भी बीजेपी को हराने के लिए साथ आना चाहेगा, आप उसका साथ लेने को तैयार हैं। वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे राजभर हो, चाहे कोई भी और अन्य छोटे छोटे नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने बोला शिष्टाचार की मुलाकात कोई किसी से भी कर सकता है, हर चीज को राजनीतिक एंगल मत दीजिए। अच्छा, कोई भी डॉक्टर मिलेगा तो अपनी डॉक्टरी की बात करेगा, कोई स्पोर्ट्समैन मिलेंगे तो स्पोर्ट्स की बात करेगा, राजनीतिक अपनी समाज की राजनीति की बात करते हैं। आप उसको जोड़ने में लग गए, नहीं क्या हो गया, मुद्दा मिल गया, बीजेपी ने हवा दे दी, हाँ इसको बढ़ाओ, आज मेरे ऊपर से हटाओ, मेरी बेरोजगारी हटाओ, इसी को बढ़ाओ, इसी। अरे अगर समाजवादी फोटो को चलाओ, अच्छा नहीं, इतनी अखिलेश जी की फोटो, सुनो, अखिलेश जी की फोटो मिल गई और संजय सिंह की मिल गई, मिला चलाओ, इसी को चलाओ, इसी को दिखाओ, इसी को 2-4 दिन काटो किसी तरह, लेकिन मेरे ऊपर से हटाओ, क्योंकि हम नाकाम है, क्योंकि हमारे ऊपर से वो देखो, बीजेपी चाहती है कि डिबेट उनके ऊपर हो ही नहीं पाए। अच्छा, वो ये सतीश लखेड़ा बोलिए भाई, सतीश बोलिए, सतीश बताइए भाई, इस पर डिबेट आप क्यों करवा रहे हैं? बताइए क्यों करना चाहते हैं इस पर डिबेट? कि अखिलेश संजय सिंह से मिल लिए या सीएम बदल गया, इस पर नहीं होनी चाहिए डिबेट? अनुराग कह रहे हैं। नहीं, वो अपना बताएं, पार्टी जो कभी पूरे समय राज कर चुकी है, उनके नेताजी राज कर चुके हैं, माननीय मुलायम सिंह जी, आज वो प्रयोगशाला बन गई है। कभी 2 लड़के इकट्ठा होते हैं, कभी बुआ बबुआ होते हैं, अब ये नया गठबंधन आ रहा है। प्रयोगशाला बन गई, आप तो जी अच्छा बता पाएंगे उस समीकरण के बारे में। अनुराग एक वन बाय वन। मैं अपनी बात कह दूं, इन्होंने 3 सीएम दे दिए, तो ऐसी प्रयोगशाला जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता ने 5 साल से जो चुना था, हमारा विकास का आपके यहाँ एक परिवार है, वो लायक रहे नालायक रहे, ओके, आपने कह दिया। सतीश लखेड़ा, अब बोलिए, सतीश बोलिए। अनुराग जी कह रहे हैं कि आपके यहाँ 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। हमने हमारी रणनीति में जो हमारे हिसाब से पार्टी ने तय किया है कि जो वर्तमान में चल पा रहे हैं, हम चेहरा बदलने की हिम्मत रखते हैं। आपके यहाँ एक ही पार्टी है, वो लायक रहे नालायक रहे, उन्होंने 5 साल रहना है, अगली बार भी 5 साल रहना है। वो 2 लड़के एक बार आ गए, बुआ बबुआ, मतलब आपके नालायक इनके साथ हो जाएंगे। आप मानते हो आपके मुख्यमंत्री भदौरिया जी, नहीं, इसके पहले आप मानते हैं आपके मुख्यमंत्री नालायक थे, इसलिए आपने बदल दिया। नहीं, आप मानते हैं ना। और नहीं, जिन्होंने उनको चुना था वो भी नालायक थे, जिन्होंने चुना था, ये भी बता दीजिए कि जिन्होंने चुना था, जिन्होंने दिल्ली से चुन के भेजा था, वो भी नालायक थे, जो मुख्यमंत्री बने थे वो भी नालायक थे, और आप जो बने पता नहीं वो नालायक है कि नहीं है, वो भी मेरे पता चलेगा। मतलब कमाल की बात। ओके अनुराग, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग, आपने अपना पॉइंट कह दिया, अब जवाब तो सुनिए। सतीश बोलिए। नहीं, अनुराग जी, डिबेट बहुत अच्छी, मानक जी के सारे लोग अपने अपने समय पे बात कर रहे हैं। ये देखिए, अभी सपल साहब ने कहा कि कई नमूने इन्होंने दे दिए जिनको कोई अनुभव नहीं है, जो नीचे कुछ नहीं है, 2 बार वो विधायक रहे मात्र, और इस तरीके से कुर्सी में बैठा दिया जाता है। अरे साहब, ये आप बोल रहे हैं,
जिनकी पार्टी में एक परिवार के लोग सीधे राष्ट्रीय संगठन में आते हैं, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, अनशन, पोस्टर चिपकाना जिन्होंने कभी नहीं किया है, वो लोग आपका राष्ट्रीय संगठन चला रहे हैं। और आप हमारे जमीन के कार्यकर्ता को, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता पे उंगली उठा के उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि इसको मुख्यमंत्री कैसे बना दिया है। वो पहले सरकार में चेयरमैन रह चुके हैं, वो विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, नीचे से काम करते हुए आए हैं और 30 साल का काम है, ऐसा नहीं है। तो हम अगर आकलन कर रहे हैं, एक उंगली सामने खड़ी कर रहे हैं, तो भदौरिया साहब, सप्पल साहब 3 उंगलियां अपनी ओर भी खड़ी होती हैं कि हम दूसरे, आप एक परिवार की पार्टी हैं, आपने इन्हीं को मानना है, अगर नहीं मानेंगे आपको बाहर। शुभंकर आ गए। शुभंकर जरा बताइएगा, चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी ने अपना ये सीएम इसलिए बदला है ताकि टीएमसी में, बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी को फंसा सकें। अब वहां पर बाइपोल अगर नहीं होता है तो ममता का क्या होगा? क्योंकि कोविड तो ऐसा, जैसा अभी आशुतोष बता रहे थे, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, पता नहीं उसकी परिभाषा क्या है भाई कोविड की। देखिए, मैं आपके डिबेट में रेगुलर में सुनता चला आ रहा था और मैं बिल्कुल आशुतोष जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि वाकई भाई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट और क्या आप क्या मान सकते हैं बताइए? क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये कोरोना जो है और 3-4 महीने का या 3-4 दिन का मामला है कि जो निपट जाएगा? इतने दिनों से वेरिएंट पर वेरिएंट निकल के आ रहा है, अब तो डेल्टा प्लस वेरिएंट की बातचीत चल रही है। तो अब आप सोचिए कि जल्द से जल्द करा के इसे मतलब शांति पा लेना चाहिए, इसको और ज्यादा हमको स्थगित करते रहे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शुभंकर भट्टाचार्य, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले तक सरकार को पानी पी पी कर रोज कोस रहे थे कि कोरोना फैला दिया, चुनाव करवा दिए, रैली करवा दी, और अब कह रहे हैं जल्दी चुनाव करा दीजिए। अब कह रहे हैं जल्दी करा दीजिए। मैं भी तो कहूंगा मानक जी बहुत बढ़िया, ये भी होना चाहिए, मैं भी कह सकता हूं मानक जी बहुत बढ़िया। आप भी लोग कह रहे थे जब फरवरी में, जब हम लोग चिल्ला रहे थे कि इस समय इलेक्शन क्यों किया जा रहा है, इस समय कोरोना का माहौल इतना ज्यादा है, हमारे यहां से भी लिखा जा रहा था साहब, तब लोगों ने कहना शुरू किया हार रहे हैं तो भाई इतनी कहानी सुना रहे हैं, हार रहे हैं तो रोना गा रहे हैं। तब आप ही लोग कह रहे थे ये बातें। अब क्या हुआ? अब तो जीत गए, उसके बावजूद हम लोग ये बात कह रहे हैं। अरे पर जीत तो गए, लेकिन ममता बनर्जी को उपचुनाव, ममता बनर्जी, सुनिए ना, आप तो जीत गए, ममता दीदी तो हार गई। इसीलिए तो ये चर्चा हो रही है कि उनको एमएलए बनना है, एमएलए बनना है उनको। माना कि आप ही के चैनल पर भी आप लोगों ने भी देखा था कि वो क्या हुआ था, पूरा नंदीग्राम की कहानी सबके सामने। अगर आप चाहें तो मैं फिर से दोहरा सकता हूं, एक बार जीत एक बार हार, क्या क्या हुआ। हाईकोर्ट तक गए कि भाई उसकी पर रिकाउंटिंग हो जाए। अगर इतना ही ज्यादा इलेक्शन कमीशन साहब तक कह देता चलो करा लेते हैं, चलो रिकाउंटिंग हो जाए, क्या बात थी, वो भी साफ निकल। अच्छा, आपको डर है शुभंकर, आपको डर है, आपको डर है कि अब उपचुनाव नहीं कराकर चुनाव आयोग ममता बनर्जी को मुश्किल में डालेगा? देखिए, एक बात यह है कि चुनाव आयोग फिर इस बात को बिल्कुल साफ कर देगा कि बार बार जो उनके ऊपर जो लांछन लगता आ रहा है कि पर्टिकुलरली किसी एक पार्टी की एजेंसी बनने का, कहीं ना कहीं उस लांछन पर वो मोहर लगा देंगे। अब आप देखिए, अभी हमें कोई जल्दी नहीं, अभी नवंबर तक हमारे पास टाइम है। मैं मान सकता हूं कि सतीश जी के पास भाई टाइम बहुत कम था, इनके पास समय कम था, उन्होंने किसी तरीके से नाम वहां पे दे दिया। एक नाम देना था तो धामी साहब को ले आके वहां पे पटक दिए। लेकिन एक बात और है मानक जी, जिसको आप लोग नहीं छू रहे हैं, जिस पॉइंट को आप लोग नहीं टच कर रहे, मैं बता दूं, ये भी दिखाता है कि दूसरे पार्टी से आए नेता जितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ ये कैसा सुलूक करते हैं, वो जितना ही अनुभवी क्यों ना हो। कोई ये बात प्रश्न नहीं पूछ रहा कि भाई सतपाल महाराज भी थे जिन्होंने कि वहां भाई उत्तराखंड के गठन में, उत्तराखंड जो क्रिएट हुआ उसमें उनका कितना बड़ा रोल था। इन्होंने वहां पे मंत्री अच्छा, शुभंकर, आप उनके अनुभव को लेने को नहीं तैयार, अनुभव को मानने को नहीं तैयार। शुभंकर, मैं आपके बोलने के, सुनिए ना, मैं आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल उसका रिस्पेक्ट करता हूं। आपको बंगाल के बाहर उत्तराखंड पर भी बोलने का हक है, यूपी पर भी बोलने का हक है। उत्तराखंड पर आप बोल लिए, अब यूपी पर भी बोल दीजिएगा जरा 2 लाइन। संजय सिंह और अखिलेश मिले हैं, मैंने सुना था कि ममता बनर्जी यूपी में भी इस बार चुनाव लड़ने वाली है। संजय सिंह और अखिलेश पर भी बोल दीजिएगा। कुछ चर्चा चल रही है उनके गठबंधन की, आपका भी कुछ बातचीत चल रही है क्या? देखिए साहब, हम भी एक पार्टी है, ठीक है ना, हमें भी पूरा हक है कि मैं कहीं पे जाके भाई चुनाव, अगर शुभंकर भट्टाचार्य को लड़ना होता है, मुझे अधिकार है, मैं चुनाव लड़ सकता हूं, है कि नहीं है? ममता दीदी को हक है कि नहीं है कि भाई पार्टी का विस्तार करें, हक है कि नहीं है? टीएमसी को हक है कि नहीं है कि भाई यूपी में भी जाके हम चुनाव लड़ सकें, है कि नहीं है? बिल्कुल लड़िए। तो ऐसा तो है नहीं ना। अब देखिए, एक चीज है, पहले क्या होता था। अच्छा, मेरे पास 2 खबरें आ रही है, 1 सेकंड रोक रहा हूं आपको शुभंकर, 2 खबरें आ रही हैं। एक तो ये तस्वीर आ रही है इस समय, धामी साहब जो कि नए सीएम हैं, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के बनने वाले हैं, वो राज्यपाल से मिले हैं जाकर, और अब
शपथ ग्रहण भी होने वाला है। कब होगा उसकी जानकारी अभी तक आई नहीं है, लेकिन खबर यह आ रही है कि आज ही शपथ ग्रहण भी हो सकता है। तो सारे के सारे बीजेपी के नेता, जिसमें नए सीएम धामी साहब भी हैं, वो भी गए हैं। 45-46 साल के हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के नए सीएम। एबीवीपी से जुड़े हुए थे, उसके बाद 2 बार के एमएलए हैं और युवा चेहरा चुना है इस बार उत्तराखंड में बीजेपी ने। और दूसरी खबर यह आ रही है उत्तर प्रदेश से ही, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं सपा फ्लॉप बीजेपी टॉप। ऐसा लगता है कि वहां पर बीजेपी एक बार फिर कामयाबी हासिल करती हुई दिखाई दे रही। आशुतोष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आशुतोष। नहीं, मैं आप जो संजय सिंह के मसले पे आप तमाम लोग बातचीत कर रहे थे, वो तो एक अलग सवाल अपने आप में। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और मुझे यह भी नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में किसी तरीके का कोई गठबंधन भी संभव है, क्योंकि अगर ऐसा कोई गठबंधन अगर संभव होता है तो फिर आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है, नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे सवालों के जवाब देते। आशुतोष, एक सेकंड रोक रहा हूं, नए सीएम कुछ बोल रहे हैं। कार्यकर्ता का विकास किया जाता है, उसका मैं एक आप सबके सामने उदाहरण हूं। और निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचेगी, हमारा शासन पहुंचेगा, हमारी सेवाएं पहुंचेंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर आज आप देख रहे होंगे कोरोना के समय में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को जो राशन देने की योजना है, चाहे हम वैक्सीन की बात करें, आज वैक्सीन देने की बात है। एक तरफ जहां दुनिया के दूसरे देश जो हमारे बीच में कोरोना वायरस लेकर आ रहे हैं, अपनी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस का निर्माण कर रहे हैं, और वहीं विश्व बंधुत्व की भावना जो हमारी हमेशा से रही है, जो हमारा सनातन रहा है, कि उसको लगातार दूसरे देशों को भी, हमारे देश को तो दे ही रहे हैं। देश के अंदर आज 34 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, और दुनिया के दूसरे देशों को भी हमारा देश वैक्सीन देने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से जो उनका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको निश्चित रूप से हम चरितार्थ करेंगे। और जो हमारे सामने चुनौती है, हम सब लोग मिलकर, प्रदेश के जो हमारे मेरे सीनियर लोग हैं जिन्होंने पहले कामों को आगे बढ़ाया है और जिन्होंने कुछ चीज़ों की आधारशिला रखी है, उन आधारशिलाओं को अंजाम तक पहुंचाने का काम मैं प्राणों प्राण से करूंगा। सर, शपथ का क्या कार्यक्रम है, कब तक का तय किया गया है, क्या कुछ है? शपथ का कार्यक्रम आज महामहिम जी को हम लोगों ने अपना जो प्रस्ताव है वो दे दिया है, और महामहिम जी की तरफ से जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा? क्या पुराना मंत्रिमंडल, उसमें किसी तरह के बदलाव, कुछ लोग ड्रॉप किए जाएंगे, पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, क्या कुछ होगा? नहीं, अभी जल्दी सबको पोर्टफोलियो मिले हैं, उसके बारे में हमारा सबका अभी इसके बाद इस पर चर्चा होगी। अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी होमवर्क हुआ नहीं है। होमवर्क पूरा होने के बाद ही मैं इस बारे में कुछ कह पाऊंगा। सरकार के शेष 6 महीने बचे हैं, तो चुनौती आप मानते हैं 2022 सबसे बड़ी चुनौती होगी आपके सामने? निश्चित रूप से इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। तो ये नए सीएम हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं चुनौती स्वीकार है, चुनौती को अवसर में बदलेंगे। शपथ ग्रहण सिर्फ राज्यपाल के निर्देशों का इंतजार है, देखते हैं कब होता है। आशुतोष, आप कह रहे थे आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन आप होता हुआ नहीं देख रहे, इसके बाद आ रहा हूं गुरदीप। क्यों आशुतोष, ऐसा क्यों? युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहता नहीं, मैं देखिए राजनीति में तो कुछ भी संभव है, मैं तो एक एनालिसिस के तौर पे ये कह रहा हूं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, उनको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अभी तक उनकी स्ट्रेटेजी ये रही है कि वो राज्यों के अंदर अपना खुद का एक तरीके से विकास की बात करते रहे हैं और अपने खुद से चुनाव लड़ने की बात करते रहे। मुझे नहीं लगता इसे बहुत कुछ रीड करने की जरूरत है, लेकिन राजनीति में तो कुछ भी संभव है। आप जानते हैं राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एग्जैक्टली गुरदीप बोलिए। गुरदीप, हाँ बताइए क्या जी। पहले तो मैं सतीश जी की बात पे थोड़ा बोलना चाहूंगा। जो नए मुख्यमंत्री बनते हैं उनके लिए निरादर के भाव से मैंने नहीं कहा था, मैंने नमूना शब्द यूज नहीं किया था, मैंने हीरे बोला था। कहां से हीरे ढूंढ के लाते हैं, खैर वो अलग बात है। मुद्दा उत्तराखंड में राशन फ्री बांटना नहीं है, मुद्दा उत्तराखंड में है करप्शन। आप देखिए। अच्छा गुरदीप एक सेकंड, यूपी पर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? उसके बाद उत्तराखंड पर बोल लीजिएगा आप। संजय सिंह और अखिलेश की मुलाकात 2 लाइन बोलनी है मुझे, सिर्फ 2 लाइन में बोलूंगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के ऑर्डर दिए हुए हैं, क्या नए मुख्यमंत्री इसको कराएंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फेक टेस्टिंग में
जुडिशियल इंक्वायरी की बात की हुई है, क्या उसको किया जाएगा? पिछले सीएम के ओएसडी पे जांच के आदेश जो सीजीएम ने किए थे, क्या उसको कराएंगे? इस पे डिपेंड करेगा कि जो नए सीएम है वो कितने इफेक्टिव है, क्योंकि ये मुद्दे वहां की जनता के सामने है। जहां तक यूपी की बात है, यूपी में देखिए पिछले 4-4.5 साल में जितना मर्जी विज्ञापन हुआ हो, जितना मर्जी वाहवाही बीजेपी ने अपनी कराई है, लेकिन जनता जानती है कि प्रशासन पूरी तरह फेल रहा वहां पे। कोविड के अंदर लोगों ने देखा है जो सामाजिक नहीं, मैं योगी सरकार के कोविड मैनेजमेंट पर नहीं पूछ रहा था आपसे, आज जो तस्वीर आई है उस पर पूछ रहा था। वहां पे वो फेल सरकार है लेकिन वो सरकार को बदलना जरूरी है, और अलग अलग पार्टियां अपने अपने लेवल पे इसकी कोशिश में लगेंगी। अभी आने वाले 6-7 महीने हैं, रुकिए, अभी बहुत जल्दी इस बात को कहना कि कौन कैसे चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये बात सच है कि इस वक्त उस सरकार को बाहर जनता की सतीश लखेड़ा, सतीश बोलिए। सतीश, देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में नए नए गठबंधन बन रहे हैं। अब हर दिन कभी भागीदारी मोर्चा बन रहा है ओवैसी जी का राजभर का, फिर आज की नई तस्वीर देख लीजिए, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, पता नहीं क्या हो जाए, फिर पर्दे के पीछे कुछ और चर्चाएं चल रही हैं। आप तैयार हैं? ये सारी कवायद इनको आने वाले अगले साल जो विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में एंटी मोदी, एंटी योगी सारी कवायदें हैं। इसका कोई वैचारिक आधार नहीं है, कोई धरातल नहीं है, कोई गठबंधन का आधार नहीं है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। केवल एक व्यक्ति के विरोध के लिए सारे लोग एकत्र हो रहे हैं। जहां तक सप्पल साहब न्यायालय की बात कर रहे हैं, हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं। आपकी पार्टी ने तो अपने पक्ष में फैसला न आने पे देश पे आपातकाल थोप दिया था, और कानून अपना काम करेगा। माँ बेटे जमानत पे हैं, हमारे भी मामले अगर कोर्ट में है, कानून जो कहेगा, कोर्ट जो कहेगी, हम उसका सम्मान करेंगे, सिर झुका के करेंगे। ओके, ऑल राइट। मैं अनुराग आप ही के पास आ रहा था। मानक जी एक लाइन में, हेलो, अब बोलिए गुरदीप, बोलिए। हाँ, जल्दी से बोलिए। देखिए, अभी सतीश ने बोला वैचारिक लड़ाई है ये ऐसा नहीं कि विपक्षी दल विचार, आरएसएस के विचार के खिलाफ लड़ाई है, वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। व्यक्ति तो चेंज करती रहती है आरएसएस। जो पूरी लड़ाई यूपी में होने जा रही है वो उस विचारधारा के खिलाफ है जो सरकार चला रही है, जो भारत की संविधान की विचारधारा से अलग। अगर विचारधारा की लड़ाई है गुरदीप, तो सारे पार्टी एक साथ क्यों नहीं आ रहे भाई? सब अलग अलग, 3-3, 4-4, 5-5 गठबंधन अगर लड़ेंगे अलग अलग, मल्टी कॉर्नर्ड फाइट, बीजेपी को फायदा होगा, सारा वोट बटेगा। ये जरूरी नहीं है, सब पार्टी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने अपने प्लानिंग के हिसाब से लड़ाई करेगी, लेकिन जो लड़ाई रहेगी वो विचारधारा के खिलाफ रहेगी। बीजेपी की तरह हम नहीं करेंगे कि कभी कश्मीर में आप महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन कर लें, फिर उनको गुपकार गैंग बोल दें, फिर उसको बुला लें कि अब देश को बचाइए, कश्मीर बचाइए। हम बीजेपी की तरह नहीं करेंगे। हमारी स्पष्ट राजनीति है, वो आरएसएस के खिलाफ है, और उसी के तहत हम। सतीश कुछ कह रहे हैं, बोलिए सतीश, क्या कह रहे हैं? हमने जिस रणनीति के तहत वहां हाथ मिलाया, जो कुछ भी हमने किया देश के सामने है। इतना बड़ा कलंक हटा है। जहां हमारे मुखर्जी साहब शहीद हुए थे, जो उनका संकल्प था, आज 370 हट गई है। आज आम आदमी जो कश्मीर का है, जो भारत का सब। अच्छा, ओके सतीश, एक सवाल और जो अभी शुभंकर भट्टाचार्य कह रहे थे, सतीश, क्या बंगाल में चुनाव लायक माहौल हो गया है क्या, उपचुनाव लायक? सतीश देखिए, तृणमूल कांग्रेस अपनी सुविधा के हिसाब से बयान देगी, दीदी की सुविधा के अनुसार बयान देगी। दीदी को चुनाव लड़ना है, अभी वो कह रहे थे कि बहुत जल्दी कर दीजिए, उसके बाद छुट्टी पाइए, तो इसलिए दीदी बाहर अटकी पड़ी है। अब भतीजा अगर उनकी जगह पे बैठता है, कौन बैठेगा बाहर? किसी को, आप इतने अच्छे हमारे मित्र हैं, आप उनका पक्ष रख रहे हैं, दीदी दीदी कर रहे हैं भट्टाचार्य साहब, मगर आप जैसे बाहर के आदमी नहीं आएंगे, वहां भी परिवार की है, इसलिए आप नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। सतीश, मैं पूछ रहा हूं, बंगाल में उपचुनाव के लायक माहौल तैयार हो गया है या नहीं हो गया है? ये चुनाव आयोग देखेगा। चुनाव आयोग को आपका असेसमेंट पूछ रहा हूं भाई मैं तो। भाई देखिए, पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर से डरा हुआ है। अगर देश में एक बार कोरोना पूरी तरीके से, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारा पूरे सिस्टम, अगर आपको लगता है, नहीं तो यही लोग आप पे चढ़ जाएंगे कि आप लोग कल तक पैरवी कर रहे थे। तो इसलिए तृणमूल कांग्रेस का केवल दीदी की सुविधा को लेकर कोरोना से रिश्ता है, बाकी कोई मतलब। देख लीजिए शुभांकर, यही बात मैं भी कह रहा था शुभांकर। अभी 1.5 महीने पहले तक इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर चल रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां कराया, देश भर में कोरोना फैलाने का दोषी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग है, और अब शुभंकर कह रहे हैं जल्दी से चुनाव करा। अभी जो है, वो जो टीम जो है अभी वनडे हारी है, उसको आप कह रहे हो 2020 खेलने पहुंच जाओ तुरंत। अभी साहब, अभी उनके जो है
अभी हार का जो चखे हैं वो अभी उसका स्वाद गया नहीं है, अभी फ्रेश आप कह रहे हो फिर हारने चले जाओ वहां पे, तो डर तो लगेगा। खैर एक बात जरूर मैं बता दूं जरा सतीश जी को कि सतीश जी जब 4 लाख केसेस हो रहे थे पर डे, उस समय आप लोग का माहौल बिल्कुल प्रॉपर था, प्रधानमंत्री बिना मास्क के और गृह मंत्री बिना मास्क के पहुंच जाते थे, फिर आज अचानक इतना डर क्यों लग रहा है कोरोना से भाई? क्या वैक्सीनेशन नहीं लगा? और आपका सारा डर भाग गया, नेताओं ने वैक्सीनेशन नहीं और आपका सारा डर भाग गया। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। राष्ट्र की बात में आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश है आज की इस डिबेट के जरिए कि बहुत सारे सवाल थे लोगों के मन में कि संवैधानिक संकट कौन सा पैदा हो जाता अगर तीरथ सिंह रावत इस्तीफा नहीं देते, नया सीएम क्यों चुना गया, राजनीतिक वजह है, संवैधानिक वजह है, क्या कानूनी पहलू हैं, और दूसरा यूपी में ये जो नई राजनीतिक एक डेवलपमेंट हुई है इसके क्या मायने हैं। उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। आशुतोष, शुभंकर भट्टाचार्य, सतीश आपका, गुरदीप सप्पल, अनुराग भदौरिया और मोहम्मद अमीन साहब भी थे, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात